मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विश्व सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह वेलकम करता हूं। आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जिसे आप एग्जाम से पहले एग्जाम के रूप में भी कह सकते हैं। और इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। इस श्रृंखला में लगभग हम 5000 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं ज्योग्राफी के, जिसमें भारत के भूगोल और विश्व भूगोल के प्रश्नों को शामिल करेंगे क्रमिक श्रृंखला में। तो उसी कड़ी में आज के अगले सीरीज के साथ मैं सुधाकर सिंह उपलब्ध हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई सीरीज। कुछ नए प्रश्नों से रूबरू होते हैं और कुछ नए तथ्यों और रोचक जानकारी के बारे में जानते हैं। अगर प्रश्नों का आंसर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ कमेंट करके एग्जाम से पहले एग्जाम की सीरीज में अपने आप को जज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आज की श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ आपका ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिया गया है। मैच कराना है और मैच कराने के बाद जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस का चुनाव करना है। तो पहला है आपका सबनकाया, दूसरा माउंट एटना, तीसरा कोलिमा, चौथा मेरापी। आपके देश हैं इटली, पेरू, इंडोनेशिया, मैक्सिको। तो सबनकाया की अगर बात करें तो सबनकाया जो ज्वालामुखी पर्वत है, अगर मैं बात करूं तो यह आपका पेरू में है। सबनकाया कहाँ है? पेरू में है। माउंट एटना की बात कर लिया जाए तो माउंट एटना इटली में है। कहाँ है? इटली में है। कोलिमा की बात करें तो कोलिमा आपका मैक्सिको में है। और अगर हम माउंट मेरापी की बात करें तो माउंट मेरापी आपका इंडोनेशिया में है। इस बेसिस पर अगर मैच कराओगे तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा। सबनकाया पेरू में, माउंट एटना इटली में, कोलिमा जो है मैक्सिको में और मेरापी इंडोनेशिया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ, जिसे क्राकातोआ भी कहते हैं, क्राकातोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपको यह बताना है कि क्राकातोआ जो है किस माउंटेन में है, किस माउंटेन रीजन में है। आपके ऑप्शन है इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो क्राकातोआ की अगर बात किया जाए तो आपको पर्टिकुलर ध्यान में रखना है कि क्राकातोआ इंडोनेशिया का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ का? इंडोनेशिया का है। और ये एक्टिव वॉल्केनिक रूप में भी जाना जाता है। क्राकातोआ एक्टिव वॉल्केनिक पीक है जो हमेशा चर्चा में भी बना रहता है। हालांकि 1883 के पास इसमें ज्वालामुखी हुआ था, 18 यानी 19वीं शताब्दी के लास्ट मोमेंट में इसमें आपका वॉल्केनिक इरप्शन की प्रक्रिया हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सूची को सूची 2 से मिलाई, यानी मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें भी सेम प्रक्रिया है। ज्वालामुखी दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है, माउंट रेनियर, माउंट एटना, माउंट पेरिकुटिन, माउंट एपी या एपो। तो सबसे पहले माउंट रेनियर की बात करें तो माउंट रेनियर आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि माउंट रेनियर की जब हम बात करते हैं तो यह यूएसए का प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, माउंट रेनियर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें माउंट एटना की तो बिना सोचे आप सीधे इटली पहुंच जाएंगे। माउंट एटना की अगर बात किया जाए तो इटली का वॉल्केनिक पीक है। माउंट पेरिकुटिन की अगर हम बात करते हैं तो ये मैक्सिको का एक प्रमुख पर्वत है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि मैक्सिको की पर्वत श्रृंखला है। माउंट एपो की अगर बात किया जाए तो माउंट एपो फिलीपींस का है।
तो सामान्य रूप में अगर बात करोगे तो यहाँ पर जब हम मैच कराएंगे तो मैच द फॉलोइंग में माउंट रेनियर की बात करते हैं तो ए का 4 हो जाएगा। बी माउंट एटना इटली में है तो बी का 1 हो जाएगा। तो ए का 4 बी का 1 जब आप मैच कराओगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन में मैच कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मैच कराइए। माउंट पेरिकुटीन की जब बात करते हैं तो मैक्सिको से है यानी सी का 2 और माउंट एपी की बात करते हैं तो डी का 3 मीन्स फिलीपींस। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें से जो आपको आ रहे हो तो छोड़ दीजिएगा, बाकी नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोट्स में, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। यानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, भूकंपीय तरंगे होती हैं, तो भूकंपीय तरंगों में कौन कौन सी तरंगे हैं जो जिनका ओरिजिन हो रहा है, उद्भव होता है जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक की घटना होती है। तो अर्थक्वेक के समय कौन कौन सी भूकंपीय तरंगे आती हैं। तो आपको पता है कि प्राइमरी वेव्स आती है, सेकेंडरी वेव्स आती है और अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग वेव्स आती है। तो प्राइमरी को हम पी से इंडिकेट करते हैं, सेकेंडरी को एस से और लॉन्ग को एल से इंडिकेट करते हैं। तो पी एस एंड एल आप ऑप्शन देख लीजिए। तो इस ऑप्शन पे जाओगे तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कि अगर हम भूकंपीय तरंगों की बात करें, सिस्मिक वेव्स की बात करें तो सिस्मिक वेव्स एस और एल की हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे आपका कथन एक दिया हुआ है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। यानी अगर हम अर्थक्वेक के सैडी जोन की बात करें, जो सैडो जोन होता है, भूकंप छाया क्षेत्र होता है, सामान्य रूप में ये कहा जा रहा है कि एक भूकंप छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप छाया क्षेत्र से पूरी तरीके से अलग होता है, डिफरेंट होता है, ये सब बात की जा रही है। यहीं पे स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि भूकंप लेखी यानी जहाँ पे भूकंप का मापन होता है, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर पी एवं एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। सामान्य सी बात है, इसमें पूछा जा रहा है कि दोनों कथन सही हैं, एक सही है, ये क्या इस सिचुएशन है। पहली बात तो ये जानिएगा कि जब हम भूकंप लेखी यंत्र की बात करते हैं तो भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली यानी दूर से आने वाली जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो अभिलेखित होती हैं। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी जहां कोई भी भूकंपीय तरंग का अभिलेखन नहीं होता है, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर के जहाँ पे भूकंपीय तरंगों का या भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता है उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। तो सेम प्रक्रिया है कि विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से यह निश्चित रूप से जानकारी होती है कि एक भूकंप का जो छाया क्षेत्र है दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से हमेशा भिन्न होता है। सर्वथा का मतलब होता है कि हमेशा भिन्न होता है। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो पहला कथन पूरी तरीके से सही। और साथ में अगर बात किया जाए कि वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि भूकंप जो है अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र पी और एस तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। कौन सा, ध्यान रखिएगा, 105 डिग्री अगर मैं बात करूं तो 5 डिग्री और अगर आपकी बात किया जाए तो 145 डिग्री। तो 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक का जो भी क्षेत्र है सामान्य रूप में वह ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि पी और एस तरंगों के लिए वह छाया क्षेत्र है। जबकि आपका सेकेंड कथन क्या कह रहा है कि भूकंप लेखी यानी भूकंप मापने वाला जो यंत्र है भूकंप अधिकेंद्र से
यानी इपी सेंटर से 105 डिग्री और के बाहर किसी भी दूरी पर पीएमएस दोनों का अभिलेखन करता है, यानी उसे इंडिकेट करता है, उसे नोट करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 105 से लेकर के 145 डिग्री तक के जो भी रीजन है उसमें पी और एस का इंडिकेशन नहीं होता है। तो आप कॉपी पे लिख लीजिएगा कि 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो भूकंपीय छाया क्षेत्र है पी और एस तरंग के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यानी कथन जो है आपका दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आपका ये ऑप्शन मिल रहा है जिसमें कथन एक सही है लेकिन कथन दो को गलत बताया जा रहा है। तो बी ऑप्शन जो है सामान्य रूप में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? रिंग ऑफ फायर्स के बारे में पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है भूकंप से, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी से, तीसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर से, चौथा है जंगल की आग से। पहली बात तो जब आप वॉल्केनोस पढ़े होंगे, वॉल्केन यानी ज्वालामुखी पढ़े होंगे, साथ में अर्थक्वेक वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उस दौरान हमने देखा था कि रिंग ऑफ फायर्स का जो रीजन है उसका जंगल की आग से कोई लेना देना नहीं है। तो चौथा ऑप्शन तो आप अपने आप एलिमिनेट कर दीजिए, अपने आप गलत हो गया है पूरी तरीके से। अब रहा कि रिंग ऑफ फायर्स के रीजन में भूकंप भी आते हैं, भूकंप से भी जुड़ाव है, वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है, वॉल्केनोज भी आते हैं, इसीलिए रिंग ऑफ फायर्स कहा जाता है। और ये रीजन आपका पैसिफिक ओशन से बिलोंग करता है, यानी प्रशांत महासागर से बिलोंग करता है। तो 1, 2 एंड 3 ये आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन पे जाओगे तो 1, 2, 3 ए पे दिया हुआ है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर्स बिलोंग्स फ्रॉम द पैसिफिक ओशन एंड it is affected by the earthquakes and volcanoes etc. तो ध्यान रखेंगे और ये ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय लॉगरिथमिक पैमाना है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में एक की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। यानी रिक्टर स्केल पे ये कह रहा है, पहला कथन ये है कि एक अंक की वृद्धि जो है अगले पॉइंट के 10 गुने की वृद्धि को दिखाता है, 10 टाइम्स की पावर को इंक्रीज करता है। दूसरा पढ़ते हैं, रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती है। ये आपका सेकंड कथन कह रहा है। तो निश्चित सी बात है कि पहला आयाम में वृद्धि जो है 10 गुने की बात किया जा रहा है लॉगरिथमिक पैमाने पे, और ये एकदम बात सही है कि 10 गुने की वृद्धि होती है। तो पहला तो स्टेटमेंट एकदम सही है। बट हम अगर बात करते हैं कि पहले के 100 गुना वृद्धि होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कुल मिलाकर के 100 टाइम्स की वृद्धि नहीं है, 10 टाइम्स की वृद्धि मानी जाती है। इसमें स्टेटमेंट 1 सही है, तो केवल एक आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है। दूसरा है, भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। तीसरा है, भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। अगला दिया गया है कि रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में 100 गुनी वृद्धि का निदर्शन करती है। तो अभी जस्ट हमने पीछे भी पढ़ा था, देखो कि 100 टाइम्स जो होता है वो गलत है, और अगले वाले में फिर लास्ट ऑप्शन इसी को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये 100 गुनी वृद्धि की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है ये ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया, यानी लास्ट ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला क्या कह रहा है, भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक
वो हम मर्केली स्केल पर नापा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, मर्केली स्केल पर मापा जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, यानी कुल मिलाकर के जो मैग्नीट्यूड्स है हम कहते हैं 7.5 रिक्टर स्केल पर ये आया, तो ये उसकी एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो आप जानते भी हैं कि अर्थक्वेक एक टाइप्स की एनर्जी ही है, ऊर्जा है जो विमुक्त होती है, ऊर्जा है जो निकलती है तेजी से, एनर्जी ही है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। तो बिल्कुल सी बात है कि जो तरंग का आयाम होता है, जो उसकी क्षमता होती है, वो मैग्नीट्यूड को ही पर ही आधारित होता है, उसके मापन पर ही आधारित होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी एकदम सही है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ये ऑप्शंस में अगर जाओगे तो यहाँ पे देखेंगे तो हम सामान्य रूप में 1, 2 एंड 3 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है क्या नापने के लिए? भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई, अंतरिक्ष यान का वेग या किसी भवन की ऊंचाई। है, अभी पीछे हमने पढ़ा भी है। तो 29 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, अपने से बताएंगे कि रिक्टर पैमाने का उपयोग, रिक्टर स्केल का जो प्रयोग है वो हम किसके लिए करते हैं? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के लिए, डेप्थ ऑफ द ओशन, समुद्र की गहराई के लिए, अंतरिक्ष यान के वेग के लिए, किसी भवन की ऊंचाई के लिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का जो मापन किया जाता है वो किससे किया जाता है? रिक्टर पैमाने से, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में, पास्कल में। है, तो भूकंप की तीव्रता के मापन की बात किया जाए तो ये रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। किस पर? रिक्टर स्केल पर किया जाता है। अगला है, सीस्मोमीटर क्या मापता है? यानी सीस्मोग्राफ जो होता है उसमें सीस्मोमीटर जो होता है वो सीस्मोमीटर के द्वारा हम क्या मापन करते हैं? आपको ऑप्शन है, हृदय की गति, पेड़ों की ऊंचाई, भूकंप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस पर आप जाएंगे, ये अर्थक्वेक का मापन करता है। किसका मापन करता है? भूकंप या अर्थक्वेक का मापन करता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसी यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र है जो भूकंपीय तरंगों के मापन के प्रयोग में आता है? तो आपको ऑप्शन है सीस्मोग्राफ, अच्छा पहला सीस्मोग्राम है, दूसरा सीस्मोग्राफ है, फिर सीस्मोस्कोप है और चौथा जो है सीस्मोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो भूकंप के तरंगों के मापन के लिए पहले थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, जल्दबाजी नहीं करना है इसी तरह क्वेश्चन में। पहले में सीस्मोग्राम, दूसरे में सिस्मोग्राफ, फिर सिस्मोस्कोप और फिर सिस्मोमीटर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं भूकंपीय तरंगों के मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ में ही भूकंपीय तरंगों का मापन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो जब हम सुनामी की बात करते हैं तो सुनामी पर्टिकुलरली आपके ऑप्शन तो दिए हैं, अरबी, जापानी, हिब्रू, लैटिन। तो जापानी भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है बेसिकली। और सु का अर्थ होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि सुनामी की जब स्पेलिंग आप लिखते हो तो सुनामी की स्पेलिंग में हम TSUNAM और आई, इसमें अगर बात करें तो शुरुआत का जो सु है, सु का अर्थ होता है बंदरगाह यानी हार्बर, और नामी का अर्थ होता है वेव। तो यानी कुल मिलाकर के समुद्र क्षेत्र से उठने वाली जो तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती हैं, जो तट की तरफ, बंदरगाह की तरफ बढ़ती हैं, तो उसी को ये इंडिकेट करता है सुनामी शब्द। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जो सागरीय तरंगों को इंडिकेट करता है, जो विनाशकारी तरंग है उनको इंडिकेट करता है, जो अधिक क्षमतावान है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही
नहीं है। तो आप बेसिकली ध्यान रखेंगे कि ये उस दौर में आया था, करेंट अफेयर्स का प्रश्न था, क्योंकि 2004 में हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी का प्रभाव ज़्यादा था। और उसी दौरान आप जानते हैं कि भारत का इंदिरा पॉइंट भी जो है डूब गया था। तो उसी समय की विभीषिका से संबंधित प्रश्न है, तो केवल एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें बेसिकली मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो उस समय का करेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधः गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। बिल्कुल एकदम सही बात है कि सुंडा गर्त जो है, सुंडा गर्त के आसपास भारतीय और जो बर्मा की प्लेट है वो आपस में वहां पर क्रैक्स बन गया था, फॉल्ट बन गया था। तो इस कारण से इसमें खिंचाव हुआ, यानी कुल मिलाकर के ऐसे समझो कि प्लेट में खिंचाव हुआ, टूटन पैदा हुई, जिससे भूकंप की उत्पत्ति। दूसरा कह रहा है, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8,500 किलोमीटर दूरी तक तटों पर घूम। तो अगला कथन जो कह रहा है कि 8,500 किलोमीटर तक लगभग इसका प्रभाव था, तो बिल्कुल सही बात है। बहुत ही बड़े पैमाने पर यह सुनामी की घटना हुई थी 2004 में, और बहुत ही दूर तक तटीय और समुद्री क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो एक चीज याद रखिएगा कि इसमें चीजें तो काफी ज्यादा नुकसानजनक रही, लेकिन ये जो संख्या 50 लाख की दी गई है, तो ये 50 लाख की संख्या नहीं थी। अनुमान लगाया गया था कि 2 से 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। 2 से 3 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे, यानी लगभग 3 लाख लोगों के मारे जाने की खबर थी इसमें। ठीक है, 50 लाख नहीं। तो ये आपका सी ऑप्शन ही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है और आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, लास्ट भी पढ़ लेते हैं एक बार। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। ठीक है, तो ये भी सही है उस दौरान। तो इस प्रश्न को पढ़ना है, बस पढ़ के जानकारी हासिल करना है। खास करके इस प्रश्न से आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएंगे, उस समय अगर ज्योग्राफिकल कोई भी घटना होती है, कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, या विश्व में या देश के आसपास, तो करेंट अफेयर्स का मुद्दा बन जाता है। और आप इस के आंसर उम्मीद लगा सकते हैं इस ऑप्शन से। इसमें हूबहू स्टेटमेंट दिया गया न्यूज़पेपर का, उसी के आधार पे चीज़ें पूछी गई हैं। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो उस समय के अकॉर्डिंग कि आपके भौगोलिक परिदृश्य से संबंधित जो भी घटनाएं हों, उन पर विशेष रूप से आपको नज़र डालनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जापान के किस शहर ने हाल ही में, यानी 2011 की बात है, हाल ही में यानी 2011 में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था। तो जापान में 2011 की अगर मैं बात करूं, तो फुकुशिमा के रिएक्टर में खास करके भूकंप और विध्वंसकारी चीजें आई थी, जिससे वहां का रिएक्टर जो है, खास करके अगर हम बात करें तो यूरेनियम रिएक्टर काफी प्रभावित हुआ था। तो फुकुशिमा में ये सारी ज़्यादा दिक्कत आई थी, यानी परमाणु रिएक्टर के कारण वहाँ पर रेडिएशंस हुए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, काफ़ी दूरी तक इफेक्ट इसका पड़ा था। तो ये ध्यान रखिएगा, फुकुशिमा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की बात किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसका
उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील यानी भूकंप से प्रभावित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? अगर हम उत्तर पश्चिमी प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप जानते हैं कि ये पूरी तरीके से हिमालयन रीजन हो जाएगा और सर्वाधिक प्रभावित है। तो भूकंप से प्रभावित होने का ऑप्शन देखिए, ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, मूंगे के बनने की क्रिया, उपर्युक्त सभी। तो पर्टिकुलर रीजन है प्लेट टेक्टोनिक। आप सभी लोग जा रहे हैं कि यह जानते हैं कि इंडियन प्लेट यानी भारतीय प्लेट और अगर मैं बात करूं तो यूरेशियन प्लेट, दोनों का आपस में टकराव हो रहा है। इस टकराव के कारण हिमालय का जन्म भी हुआ है, आप सभी लोग जान रहे हैं। और यही कारण है कि ये पूरा रीजन आपका अर्थक्वेक से इफेक्टेड है, अर्थक्वेक से प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह का वह कौन सा हिस्सा है जहां पर फर्स्ट टाइम अर्थक्वेक यानी सीस्मिक वेव्स भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। आपके ऑप्शन है भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सीस्मा साइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप भी इसका आंसर सभी लोग, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सामान्य रूप में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा। प्रश्न फिर से मैं पढ़ता हूँ। पृथ्वी की सतह का वह कौन सा हिस्सा है, भाग है, जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, यानी सबसे पहली बार उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप मूल बोलते हैं यानी फोकस, अधिकेंद्र, एपिसेंटर, सिस्मा साइट या नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किसके किसके मध्य पाई जाती है? आपका है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। तो 5 सेकंड का आप समय लीजिए, विचार करिए कि कोकोस प्लेट कहाँ है। हो सकता है आपके दिमाग में क्लिक कर चुका होगा कोकोस प्लेट, पहले तो ये क्लिक करना चाहिए कि कहाँ पर है। आपके दिमाग में अगर क्लिक कर रहा है कोकोस प्लेट कहाँ पर है, तो इसका मतलब आपका सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोकोस प्लेट की बात करें तो ये मध्य अमेरिका का जो रीजन है और प्रशांत महासागर का जो रीजन है, तो मध्य अमेरिका प्रशांत महासागर के मध्य के क्षेत्र को ही हम कोकोस प्लेट के नाम से जानते हैं, वो यहीं पर स्थित है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? या आपको बताना है कि सर्वाधिक देश कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में या दक्षिण अमेरिका में, यानी नंबर ऑफ कंट्रीज सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। ठीक है। अफ्रीका में है, यूरोप में है, एशिया में है या दक्षिण अमेरिका में है? आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? आपको ये बताना है कि सर्वाधिक महाद्वीप किन महाद्वीप में यानी किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। अच्छा, लमसम ये क्वेश्चंस पीछे वाला रिपीट है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा ऑप्शंस चेंज है। आप इसका भी आंसर मुझे बताएंगे कि सर्वाधिक देशों की संख्या कहाँ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप की क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यानी कौन सा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के अनुसार एरिया वाइज सबसे बड़ा है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो पहली बात तो आप ये बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि जब हम बात करते हैं विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले कॉन्टिनेंट की, तो वो एशिया हो जाता है। विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप एशिया है। सेकेंड नंबर पे अगर बात करें, सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा आपका महाद्वीप या कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका, यानी अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ा। और जब दूसरा अफ्रीका हो जाएगा तो यहीं पे आपका ऑप्शन है अफ्रीका, तो आप लगा दीजिए। ठीक है। इसके बाद सभी का क्रम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है, आप ये मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और संख्या के बाद मुझे उनका क्रम बताएंगे क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है।
सभी लोगों को बताना है। खास करके अगर मैं बात करूं तो मुझे कमेंट में एक ही व्यक्ति का कमेंट ज़्यादा दिखाई देता है, एक आध बच्चों का और दिखाई देता है, लेकिन मैक्सिमम मुझे अपने एक स्टूडेंट का ही कमेंट दिखाई देता है। इसके अलावा और किसी का नहीं दिखाई देता है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोग कमेंट करें, से थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, आप आंसर्स देंगे तो आपका इंटरेस्ट भी अच्छा बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। यानी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर क्रम बताना है क्षेत्रफल के अनुसार कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्रम कौन सा है। तो अगर आप पीछे मैंने आपसे पूछा भी कि आपको एक क्रम बताना है कि सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल किसका है, उसके बाद किसका, फिर किसका, फिर किसका, अगर ये आप बता ले जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट आपने पीछे किया है तो इसका आंसर आप कर ले जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है कि सबसे बड़ा इसमें अगर देखा जाए तो अफ्रीका हो जाएगा, तो सबसे बड़ा आपका अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के बाद अगर बात करोगे, अफ्रीका के बाद अगर बात करें दूसरे नंबर पे तो दक्षिणी अमेरिका, 3 और 4, 3 4 का ऑप्शन इसमें लास्ट में ही दिया हुआ है, फिर 1 2, यानी फिर इसके बाद अगर बात करें तो यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अवरोही क्रम है। डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ भी बताना है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। ए ही हो जाएगा, ए में ही दिखाई दे रहा है क्योंकि एशिया दिया हुआ है, एशिया सबसे बड़ा है। डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है तो आपका इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आप सभी लोग जान रहे हैं कि इसमें अगर बात करें तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक अलग से क्वेश्चन बना प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो आंसर ये है कि सामान्य रूप में विश्व का नया खोजा गया महाद्वीप कौन सा है जो हाल फिलहाल चर्चा में रहा। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अभी सर्च किया गया है और काफी ज्यादा विश्व परिवेश में, विश्व परिदृश्य में, वर्ल्ड में चर्चा में था। यानी अगर मैं बात करूं कि चर्चा में रहने वाला नया कॉन्टिनेंट कौन सा है। अगला है, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर मैं बात करूं तो यूरोप छोटा है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये दो ऐसे महाद्वीप हैं जो सबसे छोटे हैं। इसके अलावा आठवां आपने बताया ही है कमेंट बॉक्स में कि आठवां आपका महाद्वीप कौन सा है, नया कॉन्टिनेंट कौन सा है। निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। अब यहाँ पर प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको यह पूछा जा रहा है कि निम्न महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, यानी पर पर्सन लैंड एरिया की जो अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। तो निश्चित सी बात है जिस भी कॉन्टिनेंट की बात करेंगे उसकी पॉपुलेशन कम हो और लैंड एरिया ज़्यादा हो तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आप जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में लैंड एरिया ज़्यादा है और एक देश भी है, लेकिन यह कि जनसंख्या बहुत विरल है, बहुत कम है। कि ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कम है सामान्य रूप में। इस कारण से अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर आपको ध्यान में रखना है कि आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। यानी एवरेज हाइट की अगर बात करें, माध्य ऊंचाई की अगर बात करें, खास करके किस
संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, तो इसमें दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो सीधा सा आप ध्यान रखिएगा कि अंटार्कटिका ही एक ऐसा है जो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला माना जाता है। कौन सा रीजन है? अंटार्कटिका है जो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला माना जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे इसमें। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4। इस मानचित्र दिया है, इस मानचित्र में अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 और 4 को मैच कराना है। तो 1 का रीजन तो अगर बात करोगे तो एंडीज का रीजन हो जाएगा, आप सब लोग जान रहे हैं मैपिंग के बेस पर। तो इधर ब्राजील वाला रीजन है, ब्राजीलियन हाईलैंड का रीजन है, ब्राजीलियन शील्ड का रीजन है। 3 की अगर मैं बात करूं तो थर्ड ये रीजन है जिसे गुयाना हाईलैंड या गुयाना उच्च भूमि कह सकते हो। चौथ 4 जो है ये अमेजन बेसिन है। तो मैच कराओ, मैच कराओगे तो इसमें ए हो गया एंडीज। तो अगर ए में एंडीज करेंगे तो सी और डी दोनों क्रॉस हो, गलत हो गया। और 2 में हम मैच कराएंगे तो 2 में ब्राजीलियन हाईलैंड, तो यहाँ गुयाना उच्च भूमि दिया है, तो ये हो जाएगा। 3 में गुयाना उच्च भूमि और अमेजन बेसिन। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? भौगोलिक अक्षर और प्रदेश। एबिसिनी का पठार अरब में, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, गुयाना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, ओकावांगो द्रोणी पैटागोनिया में। तो अभी आप सभी लोग जान रहे हैं कि एबिसिनी पठार या अबिसिनिया का पठार की अगर मैं बात करूं तो ये पूर्वी अफ्रीका से बिलोंग करता है, अरब से नहीं। तो ये गलत हो गया। ठीक है, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका ये सही है। गुयाना उच्च भूमि की अगर बात करें तो गुयाना उच्च भूमि दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग से है। गुयाना हाईलैंड्स की अगर बात करें, गुयाना उत्तर दक्षिण अमेरिका का जो रीजन है, गुयाना उच्च भूमि। ओकावेंगो द्रोणी की बात करें तो अफ्रीका से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका से। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो ऑप्शन सही है। एक बार सब लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। एबिसिनी पठार या एबिसिनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका में है। एटलस पर्वत आप जान ही रहे हैं। गुयाना उच्च भूमि आप नोट कर लीजिएगा, उत्तर दक्षिण अमेरिका में है। उत्तर दक्षिण अमेरिका के रीजन में है, यानी दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में। ओकावेंगो द्रोणी की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, एटलस में देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा। आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? यानी डार्लिंग श्रेणी की बात किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी तट पर, दक्षिणी तट पर, पूर्वी तट पर, दक्षिणी पश्चिमी तट पर। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि जब डार्लिंग रेंज की बात करें, आपने मैप में देखा है कि ये दक्षिण पश्चिमी तट पर है। कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। खास करके ध्यान रखेंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में। तो दोस्तों ये रहा मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आज की सीरीज के क्वेश्चंस। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए। कल मिलते हैं नई वीडियो, नई सीरीज के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, शुभ रात्रि।